डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर नरेश कुमार अग्रवाल, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ABST, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज जम्मू। स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं। उस चैप्टर में डीम्ड इनकम, मानी गई आय, ये क्या है? मानी गई आय कौन कौन सी और किन परिस्थितियों में करदाता की आय में सम्मिलित होगी, इसके संबंध में आयकर अधिनियम में क्या प्रावधान दिए गए हैं, इनके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टूडेंट, डीम्ड इनकम का मतलब होता है कि ऐसी आय जो करदाता की नहीं है लेकिन कर निर्धारण के लिए करदाता की मान ली जाती है। हम ये भी कह सकते हैं ये आय उसकी जो आय है उसमें जोड़ दी जाती है। जैसे मैं कहना चाहूँ, मिस्टर ए ने अपनी पत्नी को एक मकान ट्रांसफ़र कर दिया। जैसे ही मकान ट्रांसफ़र करता है वो मकान पत्नी का हो गया। अब इस प्रॉपर्टी से जो कुछ इनकम होगी वो मिसेज ए की मानी जाएगी, एक ही होगी, लेकिन इस परिस्थिति में वह मिस्टर ए के आय में जोड़ी जाएगी। मान लीजिए उस मकान से 10,000 रुपये प्रति माह किराया प्राप्त होता है, तो 1,20,000 रुपये साल भर की इनकम हुई। तो ये 1,20,000 रुपये रेंटल इनकम उनकी पत्नी की नहीं मानकर मिस्टर ए, उसके पति जो पति हैं, उनकी आय में सम्मिलित होगी। यानी 1,20,000 रुपये मिस्टर ए की आय में जोड़ दिए जाएंगे और कर निर्धारण इसी प्रकार होगा। ऐसा प्रावधान क्यों कर रखा है? इसका मुख्य उद्देश्य है टैक्स इवेजन को रोकने के लिए। यानी करदाता कर चोरी नहीं कर पाए, केवल कर बचाने के लिए अपनी संपत्ति या अपनी आय दूसरे को ट्रांसफ़र कर देना ताकि उसको टैक्स नहीं देना पड़े। उसकी पत्नी कोई आय नहीं है और 1,20,000 रुपये वह इनकम, रेंटल इनकम प्राप्त करती है, तो उस पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मिस्टर ए जो पहले से 5 लाख रुपए अर्न कर रहे हैं, 1,20,000 रुपये और उनकी इनकम जोड़ दी जाएगी तो उनको हायर टैक्स रेट से टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा। इसलिए ये प्रावधान किया गया है ताकि करदाता चोरी नहीं कर पाए। अब ऐसी कौन कौन सी इनकम हैं जो कि करदाता की आय में जोड़ दी जाएंगी, यानी कानूनी रूप से वह इनकम करदाता की नहीं है लेकिन करदाता की मान ली जाती है। जैसे सेक्शन 60 में कहा गया है कि संपत्ति, ऐसी कोई संपत्ति ट्रांसफ़र की है, ऐसी संपत्ति का ट्रांसफ़र जिस पर इनकम तो ट्रांसफ़र कर दी लेकिन संपत्ति ट्रांसफ़र नहीं की है, यानी संपत्ति का स्थानांतरण किए बिना आय का स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ इनकम विदाउट ट्रांसफरिंग असेट। यानी केवल हमने कागजों में ट्रांसफ़र की है संपत्ति को, वास्तव में ट्रांसफ़र नहीं किया है, केवल इनकम ट्रांसफ़र की है। जैसे मेरे पास में मकान बॉन्ड्स हैं, उन बॉन्ड्स पर इंटरेस्ट मिलता है, उस इंटरेस्ट को मैंने कहा कि ये इंटरेस्ट मेरी पत्नी को प्राप्त होगा, मुझे प्राप्त नहीं होगा, उसके खाते में ये राशि जमा कर दी जाए। तो संपत्ति तो मेरे बॉन्ड्स तो मेरे नाम से ही है, लेकिन उस पर जो इंटरेस्ट या डिविडेंड मिलेगा वह श्रीमती को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर यह इनकम उनके श्रीमान की मानी जाएगी, पति की मानी जाएगी, उसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन यदि संपत्ति प्रतिफल के बदले हमने ट्रांसफ़र कर दी है, उसके बाद कोई इनकम प्राप्त होती है, तो वह इनकम प्राप्तकर्ता की ही मानी जाएगी, ट्रांसफरर की नहीं मानी जाएगी।
दूसरा पॉइंट है इसमें कि यदि संपत्ति का हमने खंडनीय स्थानांतरण किया, रिवोकेबल ट्रांसफ़र। रिवोकेबल ट्रांसफ़र का मतलब है हमने संपत्ति को ट्रांसफ़र करते समय ऐसा कोई प्रोविज़न रख लिया जिसके अनुसार वह संपत्ति वापस ट्रांसफ़र करने वाले के पास आ जाती है, या यह अधिकार उसके पास में, वह जब चाहे संपत्ति को वापस प्राप्त कर सकता है, तो यह संपत्ति का खंडनीय स्थानांतरण माना जाएगा। जैसे मेरे पास में कंपनी के शेयर्स हैं, मैंने शेयर्स इस शर्त पर ट्रांसफ़र किए कि मैं जब चाहूँ उन शेयर को वापस प्राप्त कर सकता हूँ, तो यह रिवोकेबल ट्रांसफ़र माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में उससे जो इनकम हो रही है, जो इंटरेस्ट हमको मिलेगा, वह ट्रांसफ़र कर्ता की आय मानी जाएगी, जिसके पक्ष में ट्रांसफ़र किया गया ट्रांसफ़र प्राप्त कर्ता की आय नहीं मानी जाएगी। लेकिन इसका अपवाद है, हमने किसी ट्रस्ट को संपत्ति ट्रांसफ़र की है जिसमें रिवोकेबल का कोई प्रोविज़न नहीं है, या 1 अप्रैल 1961 से पहले हमने कोई संपत्ति ट्रांसफ़र की, उसमें प्रोविज़न था कि हम 6 वर्षों तक वो खंडनीय नहीं होना चाहिए, खंडन नहीं कर सकते, यानी वापस नहीं ले सकते हैं, या संपत्ति प्राप्तकर्ता के जीवन काल में खंडनीय नहीं है, तो ये प्रोविज़न वहाँ पर इन परिस्थितियों में लागू नहीं होगा। तीसरा पॉइंट है जीवन साथी की इनकम ऑफ स्पाउस। जीवन साथी का मतलब होता है पति के लिए पत्नी और पत्नी के लिए पति, ये उसका जीवन साथी होगा। इनकी कोई भी, मान लीजिए कोई भी संपत्ति, कोई सैलरी, कमीशन, बोनस ऐसी कंपनी या संस्था से प्राप्त होता है जिसमें उसका जीवन साथी सार्वजनिक हित रखता है। यानी मान लीजिए मेरे पास में एक कंपनी है जिसका मालिक मिस्टर ए हैं, उनकी पत्नी को वहाँ पर मैनेजर नियुक्त कर दिया जाता है, और मैनेजर के नाते उनको 1 लाख रुपये प्रति माह वेतन मिलता है। तो 1 लाख रुपये प्रति माह वेतन यह मिस्टर ए के इनकम में जोड़ दिया जाएगा। लेकिन यदि उसकी पत्नी के पास कोई तकनीकी या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जिसके कारण से उसे मैनेजर नियुक्त किया गया है, तो यह इनकम प्राप्तकर्ता की ही मानी जाएगी, ट्रांसफ़र करने वाले की, जीवन साथी की नहीं मानी जाएगी। या हम ये कह सकते हैं यदि पत्नी और पति तलाक लेने के समझौते, या तलाक हो गया है या कोई अलग रहने का उन्होंने समझौता कर लिया है, उस समझौते के तहत कोई संपत्ति जीवन साथी को ट्रांसफ़र की गई है, तो भी वह प्राप्तकर्ता की इनकम, यानी क्लब नहीं की जाएगी इनकम, वो प्राप्तकर्ता की मानी जाएगी। यहाँ पर मैंने जो 20 सार्वजनिक हित की बात की, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट की जो बात की है, उसका मतलब होता है उस कंपनी या संस्था के अंतर्गत उसका स्वयं का या उसके रिश्तेदारों का जो वोटिंग राइट है वह 20% या इससे अधिक है, तो हम मानते हैं कि करदाता का उस कंपनी या संस्था में सार्वजनिक हित है। रिश्तेदारों में स्वयं, पत्नी, बच्चे हैं, माता पिता, बहन भाई, ये सब उसमें सम्मिलित होंगे। इन सबको मिलाकर 20% का वह सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, वोटिंग राइट यदि होगा 20%, तो सब्सटेंशियल इंटरेस्ट माना जाएगा। इसी तरह यदि कोई संपत्ति पुत्र वधू को ट्रांसफ़र की गई है, यानी 1 जून 1973 या इसके बाद कोई संपत्ति पुत्र वधू को ट्रांसफ़र की गई है बिना प्रतिफल के, तो उससे कोई आय प्राप्त होगी ट्रांसफ़र की गई संपत्ति से, तो वह ट्रांसफ़र कर्ता की मानी जाएगी। यहाँ पर ये बात ध्यान रखिएगा कि दोनों के बीच में ट्रांसफ़र करने वाले और ट्रांसफ़र लेने वाले, यानी प्राप्तकर्ता और देने वाला, दोनों के बीच में पुत्र वधू का और ससुर का संबंध होना आवश्यक है। यदि दोनों में से किसी एक समय भी इस प्रकार का संबंध नहीं है, तो ये प्रावधान उन पर लागू नहीं होगा। यानी आप कह सकते हैं कि बेटे की एंगेजमेंट के बाद में अपने होने वाले पुत्र वधू को कोई संपत्ति ट्रांसफ़र कर दी गई है, तो उससे मिलने वाली आय उसके ससुर साहब की इनकम में सम्मिलित नहीं होगी, क्योंकि उनके बीच में अभी तक वैधानिक रूप से
ससुर और पुत्र वधू का संबंध स्थापित नहीं है और 1 जनवरी 1973 से पहले यदि कोई संपत्ति ट्रांसफर कर दी है तो भी यह प्रावधान लागू नहीं होगा। इसी तरह किसी अन्य व्यक्ति को कोई संपत्ति ट्रांसफर की गई है जिसका लाभ उसकी पत्नी या पुत्र वधू को मिलने वाला है, तो ऐसी संपत्ति से प्राप्त आय भी ट्रांसफ़र करने वाले करदाता की इनकम ही मानी जाएगी। यहाँ पर भी प्रावधान हुई है कि 1 जून 1973 या इसके बाद संपत्ति ट्रांसफ़र होनी चाहिए, बिना प्रतिफल के होनी चाहिए, तो ये प्रावधान लागू होगा, अन्यथा यह प्रावधान नहीं होगा। कई बार हम एसोसिएशन ऑफ पर्सन या फर्म बनाकर संपत्ति को ट्रांसफ़र कर दी, तो भाई देखो मैंने ट्रांसफ़र फर्म को की है, मेरी पत्नी को नहीं की है, न मेरे अपने पुत्र वधू को की है, तो यह इनडायरेक्ट ट्रांसफ़र हो गया है। इस कारण से यह इनकम तो अल्टीमेटली जो उसको बेनिफिट मिलने वाला है वो तो क्या स्पाउस को मिलेगा या उसकी पुत्र वधू को मिलेगा। इस कारण से ये इनकम ट्रांसफ़र करने वाले करदाता की आय में सम्मिलित की जाएगी। इसी तरह एक प्रोविज़न दिया हुआ माइनर चाइल्ड के लिए, यदि आपका कोई पुत्र या पुत्री जो अभी 18 वर्ष की आयु से कम है तो माइनर चाइल्ड होगा। माइनर चाइल्ड की कोई भी इनकम होगी वह इनकम उसके माता या पिता यानी जिसको पेरेंट्स हैं उनमें से फादर या मदर जिसकी इनकम ज़्यादा होगी उसी पेरेंट्स की इनकम में माइनर चाइल्ड की इनकम भी जोड़ दी जाएगी। मान लीजिए कोई हाउस प्रॉपर्टी है माइनर चाइल्ड के नाम पर, उससे कोई रेंट मिलता है तो प्राप्त रेंट उसके पेरेंट्स की इनकम में जोड़ा जाएगा। वो पेरेंट्स को मदर में जोड़ा जाए या फादर में, ये निर्भर करता है कि इस इनकम से पहले दोनों में से किसकी इनकम ज़्यादा है, उसकी इनकम में राशि जोड़ दी जाएगी, ये इनकम जोड़ दी जाएगी। लेकिन यदि आपका माइनर चाइल्ड आपने कोई टेक्निकल स्किल के कारण से कोई इनकम प्राप्त करता है, मान लो कोई आपका बच्चा है जिसने केबीसी में गया और केबीसी में उसने कोई इनकम जोड़ी या इनकम प्राप्त की, तो यह इनकम उसके पेरेंट्स की इनकम नहीं मानी जाएगी। या आपका चाइल्ड कोई मान लीजिए कि टेक्निकल क्वालिफिकेशन रखता है, जो वाइट है जो जूनियर जिसमें कोडिंग सीखते हैं, उस कोडिंग के आधार पर कोई ऐप बनाया, उस ऐप से कोई इनकम प्राप्त हुई और आपकी बच्चे की आयु 18 वर्ष से कम है, तो ये इनकम उस बच्चे की ही मानी जाएगी, पेरेंट्स की इनकम में सम्मिलित नहीं होगी। या आपका बच्चा कोई धारा 80U में वर्ण या असमर्थता से पीड़ित है, मान लीजिए उसको ऐसी कोई बीमारी है जिसके कारण से वह विकलांग है, अंधा है या पागल है, तो उसकी इनकम भी उसके पेरेंट्स की इनकम में सम्मिलित नहीं होगी। इसी तरह अवयस्क विवाहित पुत्री है जिसकी मैरिज हो चुकी है, उसको भी कोई इनकम प्राप्त होती है तो वह इनकम भी उसके पेरेंट्स की इनकम में सम्मिलित नहीं की जाएगी। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखिएगा कि माइनर चाइल्ड की जो इनकम है वह जिस भी पेरेंट्स की इनकम में जोड़ी गई है, यानी जिसकी इनकम ज़्यादा उसमें जोड़ी गई है, उनको अपनी आय में से 1500 रुपये प्रति अवयस्क बच्चे के अनुसार आय कम करने का अधिकार होगा। यानी यह उनको छूट प्राप्त होगी, वो 1500 रुपये अपनी इनकम में से कम कर सकते हैं। सेक्शन 10 में साइज उसका उल्लेख है, सेक्शन 1032 में यह उल्लेख है। और लास्ट में हम कह सकते हैं हिंदू अविभाजित परिवार, यदि कोई करदाता अपनी संपत्ति 31 दिसंबर 1969 के बाद बिना प्रतिफल के HUF में अपनी संपत्ति ट्रांसफ़र कर देता है, उससे यदि कोई इनकम प्राप्त होती है तो वह सदस्य की इनकम मानी जाएगी, HUF की संपत्ति की इनकम नहीं मानी जाएगी और ट्रांसफ़र करने वाले की आय में ही सम्मिलित होगी। यहाँ पर एक बात और विशेष रूप से ध्यान रख लीजिएगा, यदि कोई संपत्ति ट्रांसफ़र की गई है उसके बाद संपत्ति में कोई वृद्धि हुई है तो वह वृद्धि जो संपत्ति में हुई है वह प्राप्तकर्ता की मानी जाएगी और उस संपत्ति से प्राप्त आय यह प्राप्त करने वाले के इनकम में सम्मिलित होगी। उदाहरण के लिए
मिस्टर ए ने 1,00,000 रुपए के शेयर्स अपनी पत्नी को बिना प्रतिफल के ट्रांसफ़र किए। इन पर प्रति वर्ष उनको 20,000 का डिविडेंड मिलता है। ट्रांसफ़र करने के बाद में कंपनी ने बोनस एक पे एक बोनस शेयर दिए, यानी 1,00,000 रुपए के उनको बोनस शेयर दे दिए। तो आप 1,00,000 के जो बोनस शेयर्स हैं, ये बोनस शेयर्स उनके पत्नी की माने जाएंगे और 20,000 रुपये की इनकम पत्नी की आय में जोड़ी जाएगी, और जो मूल रूप से जो शेयर ट्रांसफ़र किए गए हैं उनकी इनकम उनकी पत्नी की आय में सम्मिलित, यानी ट्रांसफ़रकर्ता की आय में सम्मिलित की जाएगी। इस प्रकार डीम्ड इनकम का मतलब या क्लबिंग ऑफ इनकम का मतलब है इस ऐसी कोई संपत्ति जो वैधानिक रूप से करदाता के स्वामित्व में नहीं है, उससे कोई इनकम प्राप्त हो रही है, वह कर निर्धारण के लिए ट्रांसफ़रकर्ता की मान ली जाती है। ये क्लबिंग ऑफ इनकम है। आप लोगों को जो मैं प्रोविजंस बताए हैं, इनमें से कोई भी प्रोविज़न आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है या और कुछ समझना उसके बारे में, तो आप अपनी प्रॉब्लम व्हाट्सएप पर मुझे भेज सकते हैं या टेलीफोन पर बात करके अपनी समस्या का समाधान प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।